टॉल। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के आसपास का जो ग्रामीण इलाका है और उस ग्रामीण इलाके में एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है, मथुरा और आगरा के बीच में पौरा गांव है। पौरा गांव में एक स्कूल है, कॉलेज है, जहां फिजिकल एजुकेशन चलाया जाता है और उसमें हम बैठे हुए हैं आज यहाँ। वो स्कूल तो ख़त्म हो गया, हाईवे के भेंट चढ़ गया। थोड़ी सी जगह है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और ये बैठने का जो बात करने का जो सिलसिला है, केवल ये नहीं है कि हम आपको केवल ये दिखाएं कि हम गांव में बैठे हुए हैं। हमारे साथ बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े काबिल लोग हैं, अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं। उसमें हमारे साथ राम लखन जी हैं, वो बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं, सेक्रेटरीट लेवल के ऑफिसर रहे हैं, अभी रिटायर हुए हैं। दूसरे एडवोकेट सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी कैट के मामले देखते हैं, एडवोकेट भी हैं और रिटायर्ड भी हैं सरकारी बड़े पदों से। तीसरे नंबर के हमारे साथ सुदेश तंवर जी हैं। सुदेश तंवर जी अंत में जब रिटायर हुए तो अल्पसंख्यक कार्यों का जो मंत्रालय है वहाँ से बड़े पद से रिटायर हुए हैं, वो हैं। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी जो खुशनसीबी है कि हमारे साथ वरिष्ठ लेखक, विचारक, कवि, नाटककार, माने इनकी किस तरह से किस लेवल पे हम इनकी प्रतिभाओं का हम समझना होगा। तो हमारे पास समय तो बहुत कम है, लेकिन हम एक मोटा मोटी एक जो चिंतन प्रक्रिया है हमारे जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, मोहनदास नैमिषारण्य जी, वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ लेखक, विचारक, चिंतक, साहित्यकार, नाटककार और खुद नाटक करते भी हैं। तो इतनी सारी प्रतिभाओं के धनी हमारे साथ नैमिषारण्य जी बैठे हुए हैं। नैमिषारण्य जी, पहले तो आपकी जो यात्रा है कहाँ से शुरू होती है और आज जब आप 75वें में लग गए हैं तो वो ऊर्जा जो शुरुआत में थी वो और अब उसमें कितना आप अंतर पाते हैं? नहीं, जहाँ तक ऊर्जा की बात है, ऊर्जा जो 10 साल की उम्र में पहली रिपोर्टिंग भीम सैनिक अखबार मेरठ से निकलता था। भीम सैनिक किस सन की बात होगी? आप 10 साल का मैं जब था लगा तो लीजिए, अब 49 के हैं। माने 49 और 49 में लगा दीजिए। अच्छा, मतलब आज़ादी के थोड़ी दिनों के बाद, 10 साल क्योंकि बाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो मतलब मेरठ के भैसाली ग्राउंड में आए थे, उनका वहाँ भाषण हुआ था। मेरे ताऊ जी ने उनका स्वागत किया था और दूसरे लोगों ने। तो एक बाबा साहब की जो शहर उसमें आए तो उसका मुझ पर प्रभाव पड़ा। तो वो जो मेरी यात्रा है वो मेरठ से शुरू हुई। 10-11 साल में मेरठ में तो हर गली में प्रेस थी, हर दूसरी बस्ती से अखबार निकलते थे, बाज़ार में बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते थे अखबारों के, पत्रकारों के, ये सब। तो एक मेरठ में एक बड़ा, और बीपी मौर्य जी का एक बड़ा ये था, मतलब तो उससे एक बड़ी ऊर्जा शुरू में मुझे मिली और लिखना शुरू किया। तब किस क्लास में थे आप जब लिखना शुरू किए थे? आप समझ लीजिए कि हाई स्कूल में लगभग 67 में मैंने हाई स्कूल किया। 67 में इसी उम्र से लिखना शुरू कर दिया था? उससे पहले से। अच्छा, तो ये क्या आपको लग गया था कि यही हमारी क्या नियति होगी या कुछ और भी सोचा आपने? नहीं, नियति की बात नहीं है। मेरठ शहर में मेरी आत्मकथा अपने पिंजरे आई है, पहली आत्मकथा है। और मेरठ शहर में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ आंदोलन का क्षेत्र रहा मेरठ शहर। बीपी मौर्य आए, बाबू जगजीवन राम आए, बहुत सारे लोग, मान सिंह वर्मा वहाँ थे। तो माने मेरा जो अर्जक संघ था उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। अर्जक संघ था और बड़ा आंदोलन चलता था, हर हफ्ते कोई मीटिंग में होती थी। मेरे को ऊर्जा देने वाला वहाँ का आंदोलन, दलित उत्पीड़न था। और मेरे घर में मेरे पिताजी ने 1942 में हाई स्कूल किया था। अच्छा, उस दौर में किया था। जी जी जी। तो आज जब आप 75वें वर्ष के पड़ाव में हैं
तो उस यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप। नहीं, बहुत संक्षेप में जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरठ से शुरुआत हो गई, वहाँ से भीम सैनिक अखबार में लिखना शुरू किया, और इंटरमीडिएट में मैं जब आ गया तो वहाँ से फिर अखबार समता शक्ति स्कॉलरशिप का जो पैसा मुझे मिला, उस पैसा मैंने इस्तेमाल कर लिया उसमें से। हाँ, अंक निकला बाकायदा समता शक्ति नाम से। और मेरठ तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ की ज़मीन, वहाँ का जगह जगह ऐसा है कि वो जरा सी भी अंदर आपके भीतर अगर आग है तो उसको प्रज्वलित कर देती है, वो आग शोला बन जाती है। जी जी। तो वो आग से शोला बनने की प्रक्रिया मेरे बचपन से शुरुआत हुई। जवानी आते आते दिल्ली में आ गया, दिल्ली में नौकरी लग गई, नौकरी छोड़ दी, IAS PCS के एग्ज़ाम देने लगा, अलीगढ़ गया, आगरा गया, बहुत सारी जगह, लखनऊ गया, छेदीलाल साथी से मिला, रामचंद्र वर्मा जी से मिला, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ। तो वो सब धीरे धीरे माने आगे बढ़ना लिखना, वो एक धीरे धीरे उसका मतलब ये होता गया। जी जी। लेकिन अभी जो कांशीराम साहब का जो आंदोलन है बहुजन समाज पार्टी का, उसने आपको कितनी गति दी आपके चिंतन प्रक्रिया को और तेज करने में? दोनों बातें हुई। जी जी जी। मैंने भी गति दी, मैंने भी, मेरी वजह से भी जो बहुजन संगठन का मैं कार्यकारी संपादक था। अच्छा। आई वाज ए लेक्चरर की नौकरी परमानेंट छोड़ के आया था मैं माने। तो ऐसा नहीं है इस पूरे मैंने उस मुहिम के, आप उस आंदोलन का। अरे भाई, कांशीराम जी मेरे सामने बैठते थे, जामा मस्जिद और ये जो तुर्कमान गेट पे जब हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, मस्जिदों के अंदर मीटिंग लेते थे। मेरठ मेरे साथ कांशीराम जी जाते थे जी। कोई झगड़ा ना हो, हर साल झगड़ा होता था मेरठ में। हमने सोचा कि भाई मस्जिद में जाइए, मुस्लिम लोगों से बात करिए, कोई दलित समाज का आदमी नहीं बोलेगा, कोई मुस्लिम का किसी को पत्थर नहीं मारेगा, और कोई अगर हिंदू हमला करता है उसको दोनों मिलकर मारेंगे। जी। क्योंकि जो सांप्रदायिक तत्व हैं वो हम लोगों में नहीं रहे, वो हिंदू लोग पैदा करते हैं शांति से अशांति की तरफ ले जाने के लिए। मैं एक बात बीच में बता दूं, जो यात्रा की बात की थी, बहुत संक्षेप में है। 16 साल की उम्र में पहली बार मुंबई जाता हूँ। अच्छा। और तो क्या मतलब फिल्मों का नशा था? हाँ, फिल्मों का अट्रैक्शन उसकी नहीं, फिल्म के लिए गए थे। उसकी आगे की यात्रा जब आप कभी दोबारा बात करेंगे बताएंगे। केवल एक माहिम चौपाटी पर एक आदमी पड़ा हुआ था, तो मैंने एक पहली 16 साल की उम्र में अंग्रेजी की कविता लिखता हूँ। ए मैन लाइंग ऑन द रोड, पीपल कम सी एंड गो अवे विदाउट टेकिंग एनीथिंग, ए मैन लाइंग ऑन द रोड। वहीं बैठ के उस पर भारत सरकार ने फिल्म 1 घंटे की बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। क्यों? तो पहली कविता अंग्रेजी में लिखता हूँ, एक आदमी मेरे पड़ा हुआ, लोग आ जा रहे हैं, कोई चिंता नहीं है किसी की। अब मेरी संवेदना जुड़ी है, भाई आदमी कौन है? पता चला वो आदमी मर चुका। तो लेखन कार्य से अचानक नाटक, और इसके ये कैसे? मेरे पिताजी नाटककार थे, सूर्यकांत जी। जी जी जी। और वो जो ऐतिहासिक जो मोहम्मद गौरी और ये वो जो पहले नाटक होते थे ना बस्तियों में, सुदेश जी। जी जी जी। हमारी बस्ती में नाटक होते थे, राजा हरिश्चंद्र और तो मेरे पिताजी पुराने तरह के नाटक। जी, मेरे पिताजी नाटककार थे। अच्छा। और स्टेज लगता था बाकायदा, तो वहाँ से मेरे भीतर ये। तो अभी तो नाटकों पे, खास करके दलित नाटकों पे आपकी एक किताब भी आई। नहीं, एक नहीं, मैं बता रहा हूँ। हेलो कामरेड बहुत पहले किया, क्या मुझे खरीदो, उस पर नावल आ गया, और फिर फिल्म बननी शुरू की। 12 फिल्म एड लैब में उसका एडिटिंग हो गया बम्बई में, अदर के अंदर आ गए, और वो आगे नहीं बढ़ सकी। क्या मुझे खरीदोगे, अदालतनामा, 1.5 इंच मुस्कान, वो नाटक में करता था, और उसको मंडी हाउस में माने हम लोग स्टेज प्ले करते थे। ये 80 के दशक की बात है। अच्छा। और अभी एक बाजार बंद है, वो आज बाजार बंद है। आज बाजार बंद है, वो कैसे आपको प्रेरणा? ऐसा हुआ कि सोनदत्ती पहाड़ी कर्नाटक पे मैं गया, नवभारत टाइम्स के लिए मैं जब रिपोर्टिंग करता था। और वहाँ ऊपर पहाड़ी है, सोनदत्ती पहाड़ी। 2 बातें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने देश के अंदर धार्मिक स्थान हैं, सबसे ज़्यादा शराब की दुकानें वहाँ मिलेंगी, सबसे ज़्यादा। क्यों? इधर शराब की दुकानें हैं, इधर वैश्यावृत्ति हो रही है, उधर देवदासियाँ
पिंजरों में बंद है। मैंने देखा ऊपर पहाड़ी से नीचे सैकड़ों देवदासियां नीचे बैठी हुई हैं गर्मी में। उनसे इंटरव्यू किए जो देवदासियां, उस पर किताब भी आ गई बाद में, उस पर फिर मैंने नावल भी लिखा, आज बाजार बंद है, और उस पर फिल्म बन चुकी मिस्टर कौशिक ने बनाई। उसके बाद कोई ये लखनऊ में भारतेंदु हरिश्चंद्र के डायरेक्टर थे, द्विवेदी कुछ ऐसा नाम था, 2 दिन का उन्होंने उनकी पत्नी ने मिलके वो स्टेज प्ले किया लखनऊ में। अच्छा। आज बाजार बंद है। तो वो ऐसा है कि देवदासियों की यात्रा वो मंदिर से शुरू होके वेश्यालों में खत्म हो जाती है। और मैंने लिखा कि हजारों सालों से ये परंपरा चल रही है, और इन बेशर्म पुरोहितों, पंडितों, ब्राह्मणों को शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह की परंपरा अपनी अय्यासी के लिए इन्होंने बना दी। जी जी। उस पर मैंने वार किया है। ये तो हो गई आपकी दक्कन यात्रा। अभी आप 2 बार बनते रह गए आप। तो ये क्या मतलब अचानक? नहीं, बनते रह गए नहीं है। जी जी। आप शब्द वो ठीक नहीं इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैंने आप बुद्धिज्म की ओर चले गए। मैं नियम की भी बात कर रहा हूं। जी जी। ऐसा है कि 7 बार आप चीवर पहन सकते हैं, ये नियम है। अच्छा। लोगों को पता नहीं है ना। पहला मैंने करीब 6-7 महीने पहले वाराणसी में अपने चंदीमा जी उनका बहुत धम लर्निंग सेंटर है, वहाँ मैंने चीवर लिया 1 महीने के लिए। अच्छा। इधर 15 दिन रहा, फिर गोरखपुर मेरा लेक्चर था, वहाँ मैं जाना चाह रहा था। कहते बनते जी, फिर बनते बोलने लगे, और फिर मुझे कहा कि आप चीवर पहन के जाइए। क्यों? मैं गया। उसके बाद 1 महीना पूरा हो गया, तो चीवर जहाँ से पहनते हैं वहीं उतारना पड़ता है। अच्छा। वहाँ से उतार के चीवर फिर मैं दिल्ली आ गया। उसके 2 महीने बाद समता बुद्ध विहार से पश्चिमपुरी से मैंने 3 महीने के लिए चीवर पहना। अच्छा। उसके 3 महीने के बाद फिर मैं बेंगलोर गया, महाबोधि में, वहाँ 15 दिन रहा। वहाँ लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ है। फिर मेरे महाराष्ट्र में मतलब लेक्चर होने शुरू हुए, वहाँ गया, वहाँ से मैं घर लौट आया। उसके बाद फिर नागपुर गया, अक्टूबर में नागपुर गया। उसके बाद मैं हैदराबाद गया, उसके बाद मद्रास गया, चेन्नई से श्रीलंका की फ्लाइट ली। अच्छा। चीवर पहन के ही गया। ये किस सन की बात है? अभी इसी पिछले साल की, 24 की बात। हाँ। तो वहाँ मैं 1 महीने रहा, और 3 महीने के लिए चीवर पहना था मैंने, तो वो उतारना पड़ा, वहीं उतारना पड़ता है। अब तीसरी बार चीवर मैं लूँगा हमेशा के लिए। जी। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि शायद बहुत कठिन तो है, इसलिए लोग नहीं कर पाते हैं। नहीं, कठिन तो है, लेकिन कुछ लोगों को ये मालूमात नहीं है चीवर कैसे पहनते हैं, कितने दिन के लिए पहनते हैं, कैसे उतारा जाता। उनको समझाने के लिए मैं कहता हूँ चीवर पहनना कठिन है, और चीवर पहनने के लिए एक चुनौती है। जी जी। आदमी में बदलाव चाहिए। एक बात मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि चीवर पहनने के बाद तुरंत आदमी नहीं बदलता है। मेरा ही व्यक्तिगत ये मतलब मैंने सोचा है कि स्टेप बाय स्टेप मेरे भीतर परिवर्तन होगा। अचानक आप नहीं बदल सकते, समाज को क्या बदलोगे? सही बात। और राहुल सांकृत्यायन की एक किताब है, भागो मत समाज को बदलो। दुनिया को बदलो। मैं नई किताब लिख रहा हूँ, भागो मत अपने आप को बदलो। पहले अपने आप को बदलो, क्यों? उसके बाद आप समाज को बदलने की आपके अंदर हिम्मत आएगी। जी नहीं, वो तो दोनों एक दूसरे से शायद पूरक होते हैं। जब समाज को बदलने जाते हैं तो आपको खुद को बदलना होता है। नहीं होता, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ तमाम समाज कार्यकर्ताओं से, पॉलिटिशियन से, लेखकों से, नाटककारों से, पहले अपने घर को बदलो। अपने घर में क्रांति की ज्वाला फैलाओ। आप स्टेज पे जाके भाषण मत दो कि समाज को बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं होता है, घर से शुरुआत करो। तो कुल मिला के आप आत्म केंद्रित होने की ओर आप बढ़ते। आत्म केंद्रित नहीं, वो शब्द नहीं, और ठीक शब्द नहीं दोहरा रहे हैं। आत्म केंद्रित जानना चाह रहा हूँ, या आत्म केंद्रित शब्द ठीक नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि खुद पहले अपने आप को बदलो, फिर अपनी पत्नी को बदलो। आपको बदलने की प्रक्रिया में क्या क्या बदलाव आप चाहते हैं? सबसे पहले बदलाव ये होना चाहिए, जैसे मैं शराब पीता था पहले, वो शराब मैंने छोड़ दी। जी जी। मैं मांसाहारी था, वो मैंने छोड़ दिया उस समय। बाद में फिर वो बात की एक अलग कहानी है कि कभी कभी फिर लेना होता था, लेकिन छोड़ दिया। 2 चीज़ें। तीसरा ये है
कि मेरे भीतर उदारता आती गई, गुस्सा नहीं आता। चिंतन प्रक्रिया में आपकी ये हुआ रुचि कि बढ़ गई। आप ज़्यादा उदार, दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदलता वो है। होना पड़ता है। बौद्ध धर्म के मैं कह रहा हूँ कि 3 सिद्धांत ही अगर आप मान लें, हम्म, वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत 200 कुछ समथिंग और इतना कुछ माने होते हैं। जी जी जी। कहीं कहीं वो 8 सिद्धांत बताते हैं, कहीं 16 बताते हैं, अलग अलग तरह से। लेकिन 3 का मतलब, एक तो शराब छोड़ दीजिए, संभोग छोड़ दीजिए, वो मैंने आपको नहीं बताया। नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा, जिद नहीं है कि भी मैं नहीं खाऊंगा फिर, लेकिन उसको कम कर दीजिए। जी। वो हत्या है, प्राणी हत्या है, और वो उस तरह से माने वो मतलब मेरा मन कभी कभी इसका गवाही नहीं देता नॉन वेज खाने की। क्यों? जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप को उदार करें। उदार को। तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? इसके बाद की प्रक्रिया तो बहुत माने आगे की लंबी है। उसके बाद फिर जैसे मैंने विपश्यना किया देहरादून में 12 दिन का, तो जी, जी। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया है कि इस तरह से हम माने बुद्धम शरणम गच्छामि से आगे का एक संगम शरणम गच्छामि तक हाँ, कैसे यात्रा वो पूरी वो करें? कैसे करते हैं जी, और जी। किस तरह से करते हैं, वो एक लंबा प्रोसीजर है। उसमें समय लगता है, समय लगाना चाहिए। और साहित्य से दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं अब तक दलित साहित्य लिखता था। जब मैंने बौद्ध धर्म के शुरू किया, मिलिंद प्रश्न पढ़े, श्रीलंका में मैंने करीब 12 तो आत्मकथाएं पढ़ डाली। वहाँ भिक्षुणी आत्मकथाएं लिखती हैं, यहाँ कोई लिखता ही नहीं। क्यों? तो मेरे भीतर ये सवाल हुआ कि मैंने अब तक बौद्ध साहित्य उतना क्यों नहीं पढ़ा। तो बौद्ध साहित्य ही मूल रूप से दलित साहित्य के एक छोटा सा है। मैं ये व्यक्तिगत तौर पे कहना चाह रहा हूँ, अगर आप बौद्ध साहित्य पूरा पढ़ लेंगे, दलित साहित्य उसी में समाहित हो उसी जाएगा। में समाहित हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा है। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अभी तो बहुत छोटी सी बात हुई है, और एक एक विषय पे हम चाहें तो लंबी लंबी बातें हो सकती हैं, विचार सामने आ सकते हैं। लेकिन जो नैमिषारण्य जी कह रहे हैं कि खुद को बदलो तब समाज बदलेगा, तो उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं समाज को बदलने की, तो उस प्रक्रिया में जाए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिम्मत सिंह।